हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी आवर लाइफ में। तो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का ये प्रैक्टिस सेट है जो बिहार दरोगा मेंस का परीक्षा होने वाला है 24 अप्रैल को। उस एग्ज़ाम के लिए जो ऑनलाइन सर का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, उसी प्रैक्टिस सेट का आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 10 लेके आए हैं। 9 तक हमने अपलोड कर दिया है, इसका प्लेलिस्ट भी हमने बनाया है। तो जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है जल्दी से देखें और प्रैक्टिस सेट को लगाने की कोशिश करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन ये रहा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला दूसरा राज्य मैसूर था, तो ये सही है। सहायक संधि को जो सब दूसरा सेकंड जो राज्य था जो स्वीकार किया था वो मैसूरी था। हड़प नीति के तहत लॉर्ड डलहौजी द्वारा हड़प्पा गया दूसरा राज्य जैतपुर और संबलपुर था, ये भी सही है। उसके बाद तीसरा है कि इंदौर के होलकरों ने सहायक संधि को स्वीकार नहीं की थी, ये भी सही है। सहायक संधि का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांसीसी गवर्नर डुबले ने किया था। तो आपका जो इसमें से चारों सही है। अगला क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय किसान सभा का पहला सम्मेलन अप्रैल 1936 में कहाँ आयोजित हुआ था। तो अखिल भारतीय किसान सभा का जो पहला सम्मेलन अप्रैल 1936 में आयोजित किया गया था वो लखनऊ में किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि नेट फॉल्ट शब्द का संबंध किस खेल से है। तो नेट फॉल्ट खेल का संबंध जो है वो वॉलीबॉल से है। किससे है? वॉलीबॉल खेल से संबंधित है नेट फॉल्ट। अगला क्वेश्चन है किसका मिलान गलत है। नरबली प्रथा, जौनसोर, ये जो है गलत है। ऑप्शन आपका इसमें एक ही करेक्ट होगा क्योंकि मिलान आपको गलत देखना है। दास प्रथा का लॉर्ड एलन बरो ने प्रतिबंध लगाया था। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड कैनिंग के द्वारा और सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाए थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और नरबली प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पश्चिमी घाट की प्रमुख पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर कौन सा क्रम सही है। दक्षिण से उत्तर की ओर कौन सा क्रम सही है। तो कार्डामम की पहाड़ी, फिर अन्नामलाई, फिर नीलगिरी की पहाड़ी, ये तीनों पहाड़ी जो है वो पश्चिमी घाट की प्रमुख पहाड़ी है और यह जो है दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम से सही है। सबसे पहले कार्डामम, फिर अन्नामलाई, फिर नीलगिरी। अगला क्वेश्चन है किसका मिलान गलत है। मयूराक्षी परियोजना पश्चिम बंगाल में है। कोलदाम परियोजना हिमाचल प्रदेश में है, ये दोनों सही है। उसके बाद है तिपाई मुख्य जल विद्युत परियोजना, ये मेघालय नहीं होगा, ये मणिपुर होगा। तो आपका गलत देखना है तो गलत आपका सी होगा, यानी इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी ही होगा। तिपाई मुख्य जल विद्युत परियोजना जो है ये मणिपुर में है, बराक नदी पर। और पहली बार जो है यह 1983 में इसे शुरू किया गया था। कब? 1983 में। इतना पॉइंट इसके बारे में याद रखिएगा। दुलहस्ती परियोजना कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर कि निम्नलिखित में से किन नदियों का समूह यमुना के दाएं तट मिलती है। तो यमुना के दाएं तट जो मिलती है वो चंबल, सिंध और बेतवा, ये तीनों नदियां जो है समूह जो है यमुना के दाएं तट पर मिलती है। कौन कौन है? चंबल, सिंध, बेतवा। 8 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन नदियां का संबंध भूमध्य रेखा या कर्क रेखा दोनों से है। तो भूमध्य रेखा और कर्क रेखा दोनों से संबंधी जो नदियां हैं वो आपका हो जाएगा नील नदी। कौन सा नदी है? नील नदी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है द प्रिंस नामक ग्रंथ के लेखक कौन है। द प्रिंस नामक ग्रंथ के लेखक जो है वो मैकियावेली हैं। कौन है? मैकियावेली। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। द प्रिंस नामक ग्रंथ के लेखक मैकियावेली हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है कि अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में किसके नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने इंग्लैंड के विरुद्ध भाग लिया था। तो अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में फ्रांसीसी सेना ने इंग्लैंड के विरुद्ध जो भाग लिया था वो था आपका लिफाइते जो था वो उन्होंने इंग्लैंड के विरुद्ध में भाग लिया था। 11 नंबर क्वेश्चन है कि किस अधिनियम के द्वारा भारत में कंपनी के शासन हेतु पहली बार एक लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया था। किस अधिनियम के द्वारा? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा भारत में कंपनी के शासन हेतु पहली बार एक लिखित संविधान को प्रस्तुत किया गया था, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। 12 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, सही है। उसके बाद है एस.सी. मुखर्जी संविधान सभा के उपाध्यक्ष चुने गए थे, ये भी सही है। बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था, ये भी सही है। तो कौन सा सही है? डी आपका सही हो जाएगा क्योंकि इसमें तीनों सही है।
11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। एस.सी. मुखर्जी उपाध्यक्ष चुने गए थे और वी.एन. राव यानी भीमराव जो थे वो संवैधानिक सलाहकार नियुक्त हुए थे। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या के घटते हुए क्रम में चीन और भारत के बाद कौन से दो देश आते हैं? जनसंख्या के घटते हुए क्रम में चीन और भारत के बाद, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका संयुक्त राज्य अमेरिका और इंडोनेशिया। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक में माल्टा अवस्थित है? तो माल्टा आपका अवस्थित है भूमध्य सागर में, भूमध्य सागर में माल्टा अवस्थित है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो कथन सही है, देश के आधुनिक तरीके से कागज बनाने की प्रथा मिल की स्थापना 1812 ईस्वी कोलकाता के बालीगंज में लगाया गया था। और दूसरा है कि प्रथम सफल कागज कारखाना 1867 में पश्चिम बंगाल के सेरामपुर में लगाया गया था। तो ये देखना है कि कौन सा इसमें सही होगा। तो इसमें आपका न तो एक सही है न दो सही है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी आप देख लिए हैं। क्योंकि सबसे पहले अगर बात किया जाए कि सबसे पहले कागज़ का जो खोज हुआ था तो तसाई लून किया था जो चीन के थे, उसके बाद सेकेंड देश अपना भारत बना। तो इस तरीके से तो ये आपका सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि कर्क रेखा निम्न में से किस जलीय क्षेत्र से होकर नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा किस जलीय क्षेत्र से होकर नहीं गुजरती है? तो ये आपका है होर्मुज जल संधि, होर्मुज जल संधि से जो है कर्क रेखा नहीं गुजरती है। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा अटलांटिक महासागर की धारा है? तो अटलांटिक महासागर की जो जलधारा है वो देखना है कि कौन सी है। तो इसमें जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा पाँचों, फ्लोरिडा गर्म जलधारा, एंटीलीट गर्म जलधारा, कनारी ठंडी जलधारा, फॉकलैंड ठंडी जलधारा, बेंगुला धारा और अंगुलहास गर्म जलधारा। ये सभी जलधाराएं जो हैं ये जलधाराएं अटलांटिक महासागर की धाराएं हैं। सॉरी 6 को छोड़ के, बेंगुला को छोड़ के, ये 6 को छोड़ के अंगुलहास गर्म जलधारा जो है ये आपका अटलांटिक महासागर की गर्म जलधाराएं नहीं है। आपका ये 5 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 हो जाएगा। फ्लोरिडा, एंटीलीट, कनारी, फॉकलैंड, बेंगुला, ये करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो असत्य है? इसका स्थापना 1945 में की गई थी। तो सबसे पहले तो यही गलत है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना जो हुई थी ये 1945 में, सॉरी एक मिनट, तो इसकी स्थापना जो दिया हुआ है ये कह रहा है कि इनकरेक्ट है, क्योंकि ये जो है ना इसकी स्थापना 1945 में हुई थी, लेकिन ये अस्तित्व में जो आया था वो 1 जुलाई 2002 को आया था, ठीक है। और इसमें टोटल 79 आर्टिकल हैं। इसका हेडक्वार्टर हेंग में है, तो ये आपका सही है। इसमें कुल न्यायाधीश मतलब न्यायाधीश की संख्या 15 होती है और इसके प्रत्येक जो न्यायाधीश होते हैं 3 वर्ष के बाद 5 न्यायाधीश इसमें अवकाश ग्रहण करते हैं, तो ये भी आपका सही है। बाकी इसमें एक जो है ऑप्शन ए वो असत्य है, तो ऑप्शन ए का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे मिलान करना है। यहाँ पे सूची दिए, बोर्ड दिया हुआ, उसका मुख्यालय दिया हुआ है और मिलान करना है। तो इसमें दिया हुआ है कि कॉफ़ी बोर्ड ये बेंगलुरु, ये सही है। उसके बाद रबर बोर्ड कहाँ है? आपका रबर बोर्ड हो जाएगा कोट्टायम में, चाय बोर्ड हो जाएगा कोलकाता में और तंबाकू बोर्ड हो जाएगा कुंटूर में। तो आपका ऑप्शन इसमें जो करेक्ट हो जाएगा वो बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन का रहा है सूची 1 को यहाँ पे भी मिलान करना है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है। पहला यहाँ पे लेखक और कृति उनकी दी हुई है, आपको क्या करना है, मिलान करना है लेखक और कृति। तो सबसे पहले बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी की कौन सी कृति है? तो इनकी है देवी चौधरानी, ए का हो जाएगा 2 देवी चौधरानी। उसके बाद है दीनबंधु मित्र, दीनबंधु मित्र का नील दर्पण है। और प्रेमचंद्र का कौन सा हो जाएगा? तो प्रेमचंद्र का शतरंज के खिलाड़ी। तो ये आपका जो मिलान है इसमें सही हो जाएगा। मिलान कौन सही हो जाएगा इसमें? सी जो है 2 3 और 1 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर। इस प्रश्न में 2 वक्तव्य हैं।
एक को कथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। इन दोनों वक्तव्यों को सावधानीपूर्वक परीक्षण कर इस प्रश्न का उत्तर नीचे दिए गए कूट की सहायता से चुनिए। पहला कथन है कि भारत संघ में मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी होता है। उसके बाद कारण दिया हुआ है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने के लिए पात्रता रखते हैं। तो कूट में दोनों में से आपका कौन सही है ये देखना है। तो आपका जो सही हो जाएगा वो आपका इसमें एक गलत है, लेकिन आर जो हो जाएगा वो सही है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनाने के लिए पात्रता रखते हैं, लेकिन ये ऑप्शन ये ए जो है कि भारत संघ में मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी होता है, ये गलत है। लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर की निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कम लंबाई की बांसुरी से निम्न आवृत्ति की तरंगें उत्पन्न होती है। उसके बाद दिया हुआ है कि ध्वनि शैलों में से केवल अनुदैर्ध्य प्रत्यास्थ के रूप में प्रगामी होता है। तो आपका इसमें केवल 2 सही हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए 23 नंबर, प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से किनका पौधे द्वारा तीव्र अवशोषण होता है। तो तीव्र अवशोषण जो होता है वो नीला और लाल का, ये नीला और लाल का जो है पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सॉरी इसका 1 मिनट, इसका आंसर जो आपका हो जाएगा हाँ सही है। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, कह रहा है कि मिलान करें। खिलाड़ी और खेल का नाम दिया हुआ है। बजरंग पुनिया कुश्ती से है। सौरभ चौधरी का इधर देखते हैं थोड़ा सा ताकि सही रहेगा आप लोगों को मिलाने में। हाँ तो यहाँ पे आपको मिलान करना है। तो सबसे पहले है बजरंग पुनिया कुश्ती से संबंधित हो जाएगा, तो इसका 4 हो जाएगा। बजरंग पुनिया कुश्ती। सौरभ चौधरी किससे हो जाएगा, निशानेबाजी से। सौरभ चौधरी किससे है, निशानेबाजी से हो जाएगा। रोहन बपन्ना ये जो है ना कुश्ती टेनिस से है, रोहन बपन्ना टेनिस से हैं। और नीरज चोपड़ा का संबंध किससे है, भाला फेंक से है, तो इसका 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से मिलान इसको कर लेना है। तो ऑप्शन आज का जो इसमें करेक्ट हो जाएगा वो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो सर्वप्रथम ज्वालोपनिषद में चारों आश्रमों का विवरण मिलता है। उसके बाद दिया हुआ है कि मनुस्मृति में विवाह के 8 प्रकार का उल्लेख है और उत्तर वैदिक काल में सबसे प्रमुख देवता इंद्र थे। तो इसका जो सही हो जाएगा वो तो सर्वप्रथम ज्वालोपनिषद में चारों आश्रम का विवरण मिलता है, ये सही है। और मनुस्मृति में 8 प्रकार की विवाह का उल्लेख है, ये भी सही है। और उत्तर वैदिक काल के सबसे प्रमुख देवता जो है ये आपका सही नहीं है, इंद्र को नहीं कहा गया है। अगला क्वेश्चन है कि अशोक के शिलालेखों और उसके प्राप्ति स्थल के संदर्भ में किसका मिलान गलत है। अशोक के शिलालेख के संदर्भ में तो इसमें देखना है कि किसका मिलान जो है वो गलत है। तो सबसे पहले शाहबाजगढ़ी पेशावर पाकिस्तान सही है। मानसेरा हाजरा पाकिस्तान। उद्देगोलम बेल्लारी कर्नाटक में। भबरू दंतिया मध्य प्रदेश, ये मिलान जो है आपका गलत है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है। तो पाचक एंजाइम नहीं है, गैस्ट्रिन नहीं है, ट्रिप्सिन टाइलिन पेप्सिन ये सभी एक पाचक एंजाइम है गैस्ट्रिन को छोड़ के। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दिया हुआ है कि जब शिमला सम्मेलन हुआ तब लॉर्ड माउंटेन वाइसराय थे, ये गलत है। तो सबसे पहले शिमला सम्मेलन जो हुआ था 1945 में हुआ था और उस टाइम में वाइसराय थे लॉर्ड बेबेल, न कि लॉर्ड माउंटेन थे, तो ये आपका सही नहीं होगा। और दिया हुआ है कि भारतीय नौसेना का विद्रोह सन 1910 में हुआ था जब बम्बई और कराची में रॉयल इंडियन नेवी के भारतीय नौसैनिक सरकार के विरुद्ध खड़े हुए थे। तो केवल आपका 2 सही होगा, 1 जो है वो गलत है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन वर्ल्ड वाइड वेब यानी WW का आविष्कार माना जाता है। तो WW जब हम लोग नेट पे गूगल पे किसी चीज़ को सर्च करते हैं तो सबसे पहले वहाँ पे वेबसाइट WW लिख के आता है, उसी के खोजकर्ता कौन है। तो इसका फुल फॉर्म सबसे पहले जान लीजिए कि वर्ल्ड वाइड वेब इसका फुल फॉर्म होता है और इसके खोजकर्ता जो हैं वो आपके हो जाएंगे टिम बर्नर्स ली को उनका WW के खोजकर्ता बताया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 30 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा एक RDX का अन्य नाम है। तो RDX का अन्य नाम साइक्लोनाइट है। क्या है, साइक्लोनाइट जो है RDX का एक अन्य नाम है। अगला क्वेश्चन है दिल्ली का राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में से कौन सा एक कालानुक्रम है।
तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बहलोल खान लोदी, फिर सिकंदर शाह, फिर इब्राहिम लोदी। ये सी जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है कि जब राजा वोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? तो जब राजा वोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की थी तब विजयनगर साम्राज्य का जो शासक था वो आपका हो जाएगा वेंकट द्वितीय। कौन था? वेंकट द्वितीय। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर की मिलान करें। यहाँ पे आपको मिलान करना है, दिया हुआ है पुस्तक और उसके लेखक का नाम, तो क्या करना है? मिलान करना है। तो सबसे पहले इसमें दिया हुआ है देवी चंद्रगुप्तम। देवी चंद्रगुप्तम विशाख दत्त इसके लेखक हैं। विक्रमोर्वशीयम इसके लेखक हैं कालिदास। उसके बाद है सूर्य सिद्धांत के लेखक हो जाएंगे आर्यभट्ट। और न्याय अवतार इसके लेखक है सिद्धसेन। तो आपका इसमें जो सही हो जाएगा कूट वो 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के बीच किस नदी के तट पर युद्ध हुआ था जिसमें हर्ष की पराजय हुई थी? तो किसके पुलकेशिन द्वितीय और हर्ष के बीच जो युद्ध हुआ था वो नदी था आपका नर्मदा नदी के तट पर जो है पुलकेशिन द्वितीय और हर्ष के बीच युद्ध हुआ था जिसमें हर्ष की हार हो गई थी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर कि भारत में सर्वप्रथम किस मुसलमान आक्रमणकारी ने जजिया कर वसूला था? तो भारत में सर्वप्रथम जजिया कर वसूलने वाला मुस्लिम जो था वो हो जाएगा मोहम्मद बिन कसीम। कौन था? मोहम्मद बिन कसीम। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अकबर द्वारा किए गए राजनीतिक अभियान का कौन सा क्रम सही है? तो सबसे पहले मालवा, आमेर, फिर गोडाम्बना, फिर मेवाड़। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद है कि वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया था जिसे अंग्रेजों के द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया था? तो वो तात्या टोपे थे। कौन थे? तात्या टोपे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर सम्मेलन जिसमें अंग्रेजों ने पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया था उसकी अध्यक्षता में हुआ था। तो किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो इसकी अध्यक्षता किए थे जवाहरलाल नेहरू। 1829 का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता कौन किए थे? जवाहरलाल नेहरू किए थे। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए कि कौन सा घटना जो है सही कलानुक्रमिक क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? समय के हिसाब से क्या करना है, इसे आपको क्रम वाइज सजाना है। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं क्या हुआ था। बंगाल विभाजन हुआ था सबसे पहले। उसके बाद जो हुआ था बंगाल विभाजन के बाद हुआ था सबसे पहले स्वदेशी आंदोलन हुआ था। उसके बाद हुआ था स्वदेशी आंदोलन के बाद हुआ था बंगाल विभाजन। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन, बंगाल विभाजन, उसके बाद हुआ था कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन और लास्ट में हुआ था कांग्रेस का सूरत अधिवेशन। इसे आप लोग ईस्वी वाइज याद करेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर की निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केवल राज्यसभा में यह शक्ति निहित है कि वह यह घोषणा करे कि राज्य सूची में किसी विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में संसद विधि बना सकती है। तो ये सही है। और आपात की उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प केवल लोकसभा द्वारा पारित होता है। तो केवल आपका जो सही हो जाएगा वो एक ही सही है, 2 गलत है। अगला क्वेश्चन है 104वां संविधान संशोधन विधेयक किससे संबंधित है? तो 104वां संविधान संशोधन विधेयक जो है वो निजी शिक्षा संस्थानों और में सामाजिक तथा शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के लिए कोटा प्रदान करने से संबंधित है, यानी आरक्षण से संबंधित है पिछड़े वर्ग का। अगला है हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता और समता बंधुत्व के आदर्श कहाँ से लिया गया है? तो हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्श वाक्य जो हैं ये लिए गए हैं फ्रांस की क्रांति से इसे लिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राज्यों में से भारत में बनने का सही कलानुक्रम कौन सा है? भारत राज्यों में बनने का, तो सबसे पहले हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय और गुजरात दिया हुआ है। तो इसको कालक्रम अनुसार से व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले आपका गुजरात हो जाएगा, उसके बाद नागालैंड हो जाएगा, उसके बाद आपका हो जाएगा
हिमाचल प्रदेश एंड लास्ट में हो जाएगा मेघालय। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 किन 3 देशों के 6 धार्मिक समुदाय हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई अवैध विदेशी प्रवासियों को भारतीय नागरिकता योग्य बनाता है? तो ऑप्शन है नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान। तो गलत था, इसका था अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान। ये भी गलत है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, यही 3 देश हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे ऊंची चोटी किस हिमालय में स्थित है? तो भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन से हिमालय में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रांस हिमालय में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा हाँ, भारत की अगर सबसे ऊंची चोटी पूछा जाए कौन सा है, तो वो कंचनजंगा है। कौन सा है? भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। और किस हिमालय में है? किस हिमालय में स्थित है? तो ट्रांस हिमालय में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक में ध्वनि चाल सबसे अधिक होती है? ध्वनि की चाल सबसे अधिकतम किस में होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लकड़ी में। अगला क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रॉनिक में सोल्डरन प्रक्रिया में सोल्डर के रूप में प्रायः कौन से पदार्थ प्रयोग में लाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉनिक में सोल्डरन प्रक्रिया में सोल्डर के रूप में जो प्रयुक्त किया जाता है, ये किया जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, सीसा और टीन। क्या किया जाता है इसका उपयोग? इलेक्ट्रॉनिक सोल्डरन प्रक्रिया में सोल्डर के लिए सीसा और टीन का प्रयोग किया जाता है। किन 2 देशों की संसद का नाम नेशनल असेंबली है? तो संसद का नाम नेशनल असेंबली है, ये है पाकिस्तान तथा फ्रांस का। पाकिस्तान और फ्रांस का जो संसद है उसका नाम क्या है? नेशनल असेंबली है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है किसका मिलान गलत है? पीली क्रांति तिलहन से है, बादामी क्रांति मसाला से, सेफ्रॉन क्रांति केसर उत्पादन से है और ग्रे या सिलेटी क्रांति कोको उत्पादन। ये जो है आपका मिलान बिल्कुल गलत है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत की पहली तेल शोधन इकाई को असम राज्य के डिगबोई क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्व कब स्थापित किया गया था? तो 1901 में भारत की पहली तेल शोधन इकाई को असम राज्य के डिगबोई में स्थापित किया गया था, 1901 ईस्वी में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी कहाँ अवस्थित है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी अवस्थित है गुरुग्राम, हरियाणा में। गुरुग्राम कहाँ है? हरियाणा में। अगला है किसका मिलान गलत है? तो मिलान गलत है तो सबसे पहले देखना है कि प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। अगला है तो प्रवासी भारतीय 9 जनवरी को, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, 6 जनवरी को नहीं। तो आपका इसमें मिलान गलत देखा जा रहा है, पूछा जा रहा है, तो बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। लुइस ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। भारत पर्यटन दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। बाकी सभी सही है बी को छोड़ के। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर यानी शुष्क के विद्युत प्रतिरोध के परिमाण की कोटि क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10⁶ ओम। मानव शरीर के विद्युत प्रतिरोध के परिणाम की कोटि 10⁶ ओम है। अगला क्वेश्चन है राज्यपाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यपाल का वेतन राज्य की संचित निधि पर भारित होता है। और दूसरा दिया हुआ है कि अनुच्छेद 356 जो है, अनुच्छेद 356 ये जो है राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है। तो उपयुक्त में से कौन सा जो है वो सही नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो आपका सही 2 जो है वो केवल 2 सही नहीं है, बाकी पहला जो था वो सही था। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। दुधारू पशुओं की निम्नलिखित बीमारी में से कौन सी संक्रमणीय है? तो दुधारू पशु जो जानवर दूध देते हैं उसके लिए कहा जा रहा है कि दुधारू पशुओं को निम्नलिखित बीमारी में से कौन सा संक्रमणीय है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक तो है फूड माउथ रोग, ये भी होगा, फिर हो जाएगा एंथ्रेक्स, ये भी, ब्लैक क्वार्टर और काउपॉक्स, ये चारों जो है इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 56 नंबर। लोकसभा अध्यक्ष निम्नलिखित में से किस समिति या किन समितियों का पदेन सभापति होता है? तो लोकसभा जो होता है वो दिया हुआ है कार्य मंत्रा समिति लोकसभा, नियम समिति लोकसभा, विशेषाधिकार समिति लोकसभा। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 2,
1 और 2 जो है लोकसभा अध्यक्ष जो है वो कार्य मंत्रणा समिति और नियम समिति इस दोनों का पदेन सभापति होता है। अगला क्वेश्चन है फेफड़े से ऑक्सीजनीकृत होकर रक्त कहाँ जाता है? तो फेफड़े से ऑक्सीजनीकृत होकर रक्त जो है ये हमारे बाएं अलिंद में जाता है। पुष्प के विभिन्न भागों में निम्नलिखित में से कौन सा या से सम्मिलित नहीं है? तो पुष्प के भाग में कौन सा सम्मिलित नहीं है ये देखना है। पहले दिया हुआ है बाह्यदल, पुंकेसर, मूलांकुर, पंखुड़ी और स्त्री केसर। सही कूट का प्रयोग कर उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें जो देना है वो केवल और केवल 5 मूलांकर को छोड़कर जो है सभी सम्मिलित होते हैं। मूलांकर इसमें सम्मिलित नहीं होते हैं पुष्प वाले में। बाह्यदल होता है, पुंकेसर होता है, पंखुड़ी होता है और स्त्री केसर भी होता है। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। मनुष्य की पाचन क्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो भोजन ग्रस्त नली से होते हुए अग्नाशय में पहुंचता है जहां इसमें जठर रस मिल जाता है। तो ये जो है आपका ऑप्शन सही होगा। उसके बाद दिया हुआ है अग्नाशय रस में पाए जाने वाला ट्रिप्सिन एंजाइम पेप्टिन तथा शेष बचे प्रोटीन अमीनो अम्ल में परिवर्तित कर देता है। 1 मिनट इसका ऑप्शन देखते हैं। तो 59 का आपका सिर्फ और सिर्फ यही सही हो जाएगा क्योंकि सही नहीं पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अग्नाशय रस में पाए जाने वाला ट्रिप्सिन एंजाइम पेप्टोन को तथा शेष बचे प्रोटीन को अमीनो अम्ल में परिवर्तित कर देता है, ये सही है। इरिटेप्सिन्स एंजाइम इम्लिसिफाइड वसाओं को ग्लिसरीन तथा फैटी एसिड में परिवर्तित कर देता है। और लास्ट ऑप्शन है कि एमिलप्सिन्स नामक एंजाइम मंड यानी स्टार्च जिसको कहते हैं उसको ग्लाइकोजन को ग्लूसीन श्रृंखला में परिवर्तित कर देता है। ये सभी सही है, बस एक जो ऑप्शन था वो आपका गलत था, तो आपको असत्य चुनना था, तो एक इसमें सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन रोग से पीड़ित व्यक्ति नेत्रदान नहीं कर सकता है? तो नेत्रदान जो नहीं कर सकता है वो दिया हुआ है एड्स, धनुष स्तंभ, हेपेटाइटिस, जल भित्ति, हैजा। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ये सभी बीमारी से जो ग्रसित होंगे ना वो अपना नेत्रदान नहीं कर सकते हैं। एड्स, धनु स्तंभ जिसको टिटनेस को हिंदी में धनु स्तंभ कहा जाता है, हेपेटाइटिस बी, जल भित्ति यानी रेबीज और कोलेरा यानी हैजा, ये सभी बीमारी से जो ग्रसित होंगे वो नेत्रदान नहीं कर सकते हैं। 61 कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो देखना है कि कौन सा सही है। तो दिया हुआ है कि विषाणु में ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक एंजाइम नहीं होते हैं, ये सही है। विषाणुओं की कमी से संश्लेषित माध्यम में संवर्धित किया जा सकता है, ये गलत है। विषाणुओं का एक जीव से दूसरे जीव में संचारण केवल जैविकीय संवाहकों द्वारा होता है, ये भी गलत है। तो कौन सा सही उत्तर को चुनिए, तो केवल आपका एक सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हेपेटाइटिस से शरीर का निम्नलिखित में से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो जो किसी व्यक्ति को जब हेपेटाइटिस होता है तो उसका वृक्क, क्या उसका वृक्क जो है वो प्रभावित होता है। ऑप्शन इसका ए बिल्कुल सॉरी 1 मिनट, ऑप्शन ए इसका करेक्ट है, यकृत। हेपेटाइटिस से अगर कोई व्यक्ति पीड़ित है तो उसका यकृत यानी किडनी जिसको बोलते हैं वो जो है प्रभावित अंग होगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। रक्त, फ्लोएम, पेशी उपयुक्त में से कौन सा उत्तक का उदाहरण है? तो उत्तक का उदाहरण ये तीनों है, रक्त भी है, फ्लोएम भी है और पेशी भी है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है तो सबसे पहले देखते हैं कि आयोडीन 123 थायराइड उपचार के लिए सही है, कोबाल्ट 60 कैंसर उपचार के लिए है, फॉस्फोरस 32 ल्यूकेमिया चिकित्सा, सोडियम 24 रक्त प्रवाह का पता लगाने के लिए। तो सुमेलित जो नहीं होगा ये सुमेलित हो जाएगा ऑप्शन ए, आयोडीन 1 ये जो होता है 1 मिनट, तो ये 64 का ए हो जाएगा। आयोडीन 123 जो है थायराइड उपचार ये सुमेलित नहीं है। बाकी कोबाल्ट 60 कैंसर उपचार, फॉस्फोरस 32 ल्यूकेमिया चिकित्सा, सोडियम 24 रक्त प्रवाह का पता लगाने के लिए, बाकी सभी सही है। अगला क्वेश्चन है एक्वारेजिया के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। यह सांद्र नाइट्रिक अम्ल और शायद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का 3:1 के अनुपात में ताज़ा मिश्रण होता है। यह सोना और प्लेटिनम को गलाने में सक्षम होता है, यह प्रबल संक्षारक है। तो इसमें देखना है एक्वारेजिया के बारे में कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। तो सही जो नहीं है वो केवल एक आपका सही नहीं होगा। इसमें जो दिया हुआ है कि यह सांद्र नाइट्रिक अम्ल तथा सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का 3:1 के अनुपात में ताज़ा मिश्रण होता है, ये सही नहीं है, बाकी सभी सही है।
अगला क्वेश्चन है 67 नंबर, हाइड्रोजन बम निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है? तो हाइड्रोजन बम जो है वो अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर आधारित है। 67 है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो देखना है कि कौन सा सही है। तो इसमें दिया हुआ है कि डीजल और पेट्रोल को प्रभाजी आसवन विधि से पृथक किया जाता है, सही है। डीजल और पेट्रोल के क्वथनांक अलग अलग होते हैं, ये भी सही है। तो दोनों आपका बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन से आयोग शिक्षा से संबंधित विषयों का अध्ययन करने के लिए गठित किए गए थे? तो कौन सा जो है आयोग जो है वो शिक्षा से संबंधित समिति है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एक तो सैडलर था, कौन सा, एक तो सैडलर आयोग हो गया और दूसरा रेले आयोग। ये दोनों जो था वो शिक्षा से संबंधित आयोग था। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। मौलिक कर्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है? मौलिक कर्तव्य के संदर्भ में, तो मौलिक कर्तव्य के बारे में दिया हुआ है कि स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। ये कथन जो है कौन सा कथन सत्य है? ये सत्य नहीं है। स्वर्ण सिंह समिति ने कर्तव्यों का अनुपालन न करने के लिए दंडारोपण का अनुशंसा नहीं की थी, ये भी गलत है। मौलिक कर्तव्य और नागरिकों को विदेशियों सभी पर लागू होते हैं, ये भी गलत है। किसी भी कानून की संवैधानिकता का निर्धारण करने में न्यायालय मौलिक कर्तव्यों को विचार में रख सकता है, ये बिल्कुल करेक्ट है। 69 का आपका डी बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जीडीपी के बारे में देखना है कि कौन सा कथन जो है इसका सही होगा। तो जीडीपी के बारे में दिया है कि यह एक वर्ष में एक देश की सीमाओं के अंदर बनी सभी वस्तु व दी गई सेवाओं का बाजार मूल्य है, बिल्कुल सही है। यह एक अनुबंध समय अवधि में देश के अंदर उत्पादित समस्त अन्यंत वस्तु एवं सेवाओं के लिए कुल व्ययों के बराबर है। तो ये दोनों सही है आपका। तो ऑप्शन जो होगा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला है 71 नंबर, नीचे दिए गए पदार्थ का उनके घनत्व के अवरोही क्रमानुसार सही अनुक्रम कौन सा है? तो किसका दिया हुआ है, इसमें जो भी पदार्थ दिया हुआ है इसके घनत्व के हिसाब से अवरोही क्रम में आपको क्या करना है, सजाना है। तो सबसे पहले सोना है, फिर पारा है, फिर इस्पात है, ऑप्शन बी। वीके चतुर्वेदी कमेटी ने निम्नलिखित में से किसके संबंधित कार्य किया? वीके चतुर्वेदी कमेटी ये जो है परिसीमन अधिनियम की समीक्षा में कार्य किया। परिसीमन अधिनियम की समीक्षा में भारतीय योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दिया हुआ है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना ने भारी उद्योगों की स्थापना पर बल दिया। तो इसमें से आपको सही को देखना है। तो ये तो सही है। तृतीय पंचवर्षीय योजना ने औद्योगिकरण की रणनीति के रूप में आयात प्रतिस्थापन की अवधारणा को प्रारंभ किया। तो दोनों आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? देश का नाम है और उसके स्टॉक एक्सचेंज का नाम दिया हुआ है और मिलान करना है आपको कि कौन सा जो है वो मिलान सुमेलित नहीं है। तो सबसे पहले देखिए इसमें दिया हुआ है जापान का निक्की सही है, सिंगापुर का शंकॉम्प ये जो है आपका सुमेलित नहीं है, यूके का है FTSI ये सही है, यूएसए का है नेस्डेक ये भी सही है। आपका इसमें ऑप्शन जो हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा। 75 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सेवा कर। सेवा कर के बारे में देखना है कि कौन सा कथन जो है सत्य। तो सेवा कर जो है वो केंद्र सरकार द्वारा उद्गृहित अप्रत्यक्ष कर है। कौन सा कर है? सेवा कर अप्रत्यक्ष कर है। किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा। अब यहाँ से मैथ स्टार्ट हो रहा है। मैथ का सिर्फ और सिर्फ आंसर बताएंगे, आप लोग इसे खुद सॉल्व कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन में देख सकते हैं इसका आंसर जो हो जाएगा 76 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एंड 77 नंबर क्वेश्चन ये रहा, अंग्रेजी गणित और विज्ञान की किताबों की 3 सीट में 336, 240 और 96 किताब है। इन किताबों को इस तरह से स्टॉक में लगाना है कि प्रत्येक स्टॉक की ऊंचाई बराबर हो और सभी किताबें विषयवार ढंग से रखी गई हो। तो स्टॉक की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यह आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 78 का ऑप्शन हो जाएगा, 78 का सी हो जाएगा, 78 का सी हो जाएगा और 79 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 80 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 81 का हो जाएगा ऑप्शन सी। 82 का हो जाएगा 82 का हो जाएगा ऑप्शन ए एंड 83 का हो जाएगा ऑप्शन डी। 84 नंबर क्वेश्चन है, ये आपका प्रायिकता से है, सिक्का वाला, और इसका 84 का आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा 1/4। 85 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 86 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी
87 का हो जाएगा, 87 का आंसर हो जाएगा ए। 89 का हो जाएगा, 88 का हो जाएगा ऑप्शन सी। और 89 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 90 का हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे, और इसका आंसर हो जाएगा आपका बी 26। अगला क्वेश्चन है 91 नंबर, ये क्वेश्चन रहा आपके सामने, और इसका आंसर हो जाएगा 91 का ऑप्शन सी। 92 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 93 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 94 का सी हो जाएगा। 95 का हो जाएगा, 95 का आपका डी हो जाएगा। और 96 का जो हो जाएगा ये आपका ए हो जाएगा, उत्तर। एक मिनट। एंड 97 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। 98 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। एंड 99 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 99 का ऑप्शन सी हो जाएगा, और 100 का आपका डी हो जाएगा। तो ये हमारा 100 प्रश्न था जो समाप्त हो गया। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और जो लोग नए हैं हमारे चैनल पे, जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।